अब हम करेंगे अपना एक मेगा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाइए। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट और लिखो 200%। जब भी ये चैप्टर रिवाइज करो, कॉस्ट शीट का चैप्टर रिवाइज करो, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ये बिल्कुल एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है। अभी आप पढ़ोगे तो पूरा एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, पूरी आपकी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहां पे कवर होने वाला है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना। इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपका कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट रिवाइज हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी काइंड ऑफ हो जाएगी कि आपको इसमें क्या करना होता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। आपका सवाल क्या कहता है? अर्नव इंस्पैट उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रॉ मटेरियल्स परचेज कह रहा है 10 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना है पूरी साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरी साल की। तो रॉ मटेरियल परचेज है 10 करोड़ रुपए। जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेज 1 करोड़ 80 लाख। और फिर से वही बात लिखी हुई है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये एक रिफंडेबल टैक्स है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था। दिस इज अ रिफंडेबल टैक्स। तो इसका मतलब हमें इसको अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड नहीं करना, राइट? ठीक है। फिर कहता है फ्रेट इनवर्ड्स 11,20,600। अगेन आप अपने मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर से लिंक करना। हमने वहां पे देखा था जो फ्रेट इनवर्ड्स होता है ये हम लोग ऐड करते हैं अपने कॉस्ट में, तो इसको हम लोग मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। फिर कहता है वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESIC। और उसके अलावा नीचे प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स भी कह रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो ये वेजेस पेड, कंट्रीब्यूशन हो गया आपका, और एक जो प्रोडक्शन बोनस हमने फैक्ट्री वर्कर्स को दिया है, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डायरेक्ट लेबर। दिस इज योर डायरेक्ट लेबर। अगेन अपने लेबर या इंप्लॉय कॉस्ट का जो हमने चैप्टर किया था उससे लिंक करना, वहां पे हम ये कवर कर चुके हैं। तो ये पूरा आपका डायरेक्ट लेबर है। फिर 7th में कहता है रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, और जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। ओके, तो यहां तक की चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपकी जो है स्टोर्स एंड स्पेयर्स तक, स्टोर्स एंड स्पेयर्स तक सारी चीजें आपकी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। तो इसको आप लिंक करना अपने, मतलब रीड कर लेना एक बार। आपके जो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, अगर आप अपनी किताब में ऊपर जाके देखोगे तो कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उसको एक बार आप रीड मार लोगे तो आपको लिंक करने में आसानी होगी, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो ये आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट एक्सपेंस पे फोकस करना, 9th वाले पे, 9th वाले पे जरा फोकस करना। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, और यहां पे उसने क्या बोल रखा है, अंडरलाइन कर लो, लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years प्रोडक्शन। मतलब सिंपल भाषा में हमने जो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स परचेज किए हैं, यह हमें 2 साल का बेनिफिट देगा, ये 2 years का बेनिफिट देगा, है ना? तो आप लोग अगेन अकाउंटेंसी के महारथी हो, आपको पता है अगर कोई खर्चा आपको 1 से ज्यादा साल का बेनिफिट देता है तो उसको हम लोग अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं उस बेनिफिट पीरियड में। ठीक है। तो हम पूरा का पूरा खर्चा 1 साल में नहीं राइट ऑफ करेंगे, हम पूरे 2 साल में इसको इक्वल वे में इसको राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो ये बात हमें फोकस करनी है कि टोटल खर्चे को हमें 2 years में बांटने हैं। ठीक है। फिर द स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम क्या होता है आपका? ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है काइंड ऑफ, है ना? तो दिस इज पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फिर डेप्रिसिएशन ऑन। अब यहां ध्यान से देखना, सिंपल माइंड अप्लाई करना आपको। डेप्रिसिएशन बता रहा है वो आपको, डेप्रिसिएशन एक बता रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, एक बता रहा है ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, एक बता रहा है प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन, और एक बता रहा है डिलीवरी व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन।
अब आपको अपने दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के, लॉजिक लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के बांटना है कि कौन सा डिप्रिसिएशन कौन से कॉस्ट में आएगा। अगर मैं फैक्ट्री बिल्डिंग की बात करूं और अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं, तो फैक्ट्री बिल्डिंग मतलब फैक्ट्री हो गई, प्लांट एंड मशीनरी भी मतलब फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है जिससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए, ये दोनों आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो गए। फैक्ट्री के अंदर जो भी आ रहे हैं खर्चे हो रहे हैं ये आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो गए। ऑफिस बिल्डिंग बता रखा है उसमें, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग में मैंने आपको बता दिया कि ऑफिस में कोई भी खर्चा होता है ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट होता है। अच्छा, फिर आपको एक डिलीवरी व्हीकल्स दे रखा है। डिलीवरी व्हीकल्स मतलब अपना सामान हम जिस व्हीकल से कस्टमर तक पहुंचाते होंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है, फील हो रहा है कि हम इसको डिलीवरी व्हीकल्स को यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सामान को बांटते हैं अपने कस्टमर्स में। तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, राइट। अच्छा, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स कहां होते हैं, फैक्ट्री में तो होता है, हमने पढ़ा है, अपना ओवरहेड्स का भी चैप्टर पढ़ा है, कितनी बार आता था वहां पे, कितनी बार सुपरवाइजर्स का जिक्र आता था, है ना। तो सुपरवाइजर्स हमारे फैक्ट्रीज में होते हैं। तो अगेन सैलरी जो हम सुपरवाइजर को पे कर रहे हैं, है ना, ये क्या होंगे, ये ओवरहेड्स होंगे, अगेन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, तो एक ये आपका स्टोर्स एंड स्पेयर जो आया था ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था, और फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी पे जो आपका डेप्रिसिएशन आया ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। और फिर आपका सैलरी पेड टू सुपरवाइजर जो है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। मतलब ऑल्टरनेटिवली आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हो। मैं कई बार बोल चुका हूं कि इसके कई सारे नाम है, आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, आप फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर, फिर से वही बात, अब समझ आ गया आपको कि आपको दिमाग कैसे लगाना है। प्लांट एंड मशीनरी पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, कहां पे हो रहा होगा, फैक्ट्री में हो रहा होगा। कौन से ओवरहेड में ऐड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ऐड करेंगे। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हो रहा है। सेल्स ऑफिस बोलते ही आपको किससे लिंक करना है इसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे से। सेल्स ऑफिस है तो सेलिंग के लिए बना होगा कि सेलिंग फंक्शन में आपको हेल्प करता होगा, तो ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगेन व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स पे ऊपर जो भी खर्चा हम करते हैं दैट इज अगेन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया। ठीक है, तो सारा खेल है आइडेंटिफिकेशन का। लंबा क्वेश्चन है, देखोगे तो एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है, बट अगर आप ये आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हो, प्लस आपको अगर कॉस्ट शीट का अपना पूरा फॉर्मेट याद है, फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, वरना होगी पक्का होगी। चल अगले पे आ जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर। फिर से प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फैक्ट्री बिल्डिंग पे किया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP पे किया, सारे खर्चे आपके फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, अगेन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, तो यहां पे तीनों भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे आ गए। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, और साथ साथ नीचे वाला भी पढ़ो, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ। तो ये आपके क्या हो गए दोनों, ये आपके दोनों क्या हो गए, ये आपके क्वालिटी कंट्रोल के कॉस्ट हो गई, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ठीक, अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये आपकी R&D की कॉस्ट हो गई। फॉर्मेट पे देखना अपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये आपका पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब हम फैक्ट्री में बना रहे हैं अपना सामान, तो उसका सामान बनाते हुए हमें अपना पोल्यूशन पे भी कंट्रोल रखना है। मतलब बहुत ज्यादा तो मेरे को भी नहीं पता, टेक्निकल ज्ञान नहीं है कि कैसे काम होता है, बट फैक्ट्री में हमारी मशीनें वगैरह काम करती है, जहां मशीनें काम करती है वहां पे वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो हमें उस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है ना। इस पे नियम होते हैं, सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट होती है इन बातों पे, तो उस पे भी हमें जो खर्चा करना पड़ रहा है, तो सिंपल है भाई, हो रही है फैक्ट्री के अंदर, मशीनें का काम कर रही है फैक्ट्री के अंदर, उसके ऊपर हमने पोल्यूशन का कंट्रोल का खर्चा किया, फैक्ट्री के अंदर किया, तो दिस इज अगेन योर मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, लेकिन फैक्ट्री वर्क पे हो रहा है,
तो यानी कि ये हो गया फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन करो। कॉस्ट शीट में आपको सारी बातें पता है कि कौन सी चीज कहां आती है, खाली आइडेंटिफिकेशन करना है, राइट? ओके। फिर है सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स। कुछ अपने फंक्शनल मैनेजर्स को हम सैलरी पे कर रहे हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फाइनेंस एंड अकाउंट्स जहां पे बात आती है, तो जब तो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एग्जांपल दिया था, अगर मुझे सही याद हो तो। चुपचाप आपको पता है कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। सेल्स एंड मार्केटिंग जहां पे हो जाती है बात, क्या हो जाता है, कहां पे आ जाती है बात, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बस यही काम करना है आपको, ठीक है। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पैकिंग कॉस्ट फॉर, आहा मजा आया, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग, तो ये प्राइमरी पैकिंग है, कहां आता है आपके कॉस्ट शीट में, फॉर्मेट में क्लियरली आपको लिखवा रखा है कहां पे आता है। फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या है, ये है सेकेंडरी पैकिंग। दिस इज सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग कहां आती है, ये भी आपको पता रखा है आपको। दिस इज पार्ट ऑफ योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। सिंपल है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं ना हम लोग, सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हम लोग कोई पैकिंग कर रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा, ठीक है। ओके, वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज इंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हो, चलो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फीस पेड टू ऑडिटर्स, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर्स, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, सब कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे आ जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस पेड, बोनस पढ़ते हैं बोलोगे लेबर कॉस्ट, इंप्लॉय कॉस्ट, आगे पढ़ो, किसको पे किया हमने परफॉर्मेंस बोनस, सेल्स स्टाफ को किया। मोमेंट मैंने सेल्स स्टाफ को बोल दिया, अब ये मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा, ठीक है। तो खर्चे सारे आइडेंटिफाई हो गए, पहले खर्चे आपने आइडेंटिफाई कर लिए मेरे साथ साथ। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, और तीनों का दे रहा है, रॉ मटेरियल का भी दे रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी दे रहा है, फिनिश गुड्स का भी दे रहा है, दोनों भी, क्लोजिंग भी, रॉ मटेरियल भी, वर्क इन प्रोग्रेस भी, फिनिश गुड भी। कोई भी यूनिट्स का उसने कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला, नंबर ऑफ यूनिट्स का पंगा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, डायरेक्टली सारी चीजें उसने उठा के दे रखी हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और अपनी कॉस्ट शीट पे सही जगह प्लेस करना है, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना, राइट। अच्छा, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट, तो ये भी आपको फॉर्मेट में पता है कि अगर हम लोग कुछ स्क्रैप वगैरह या वेस्ट में कुछ बेच देते हैं, उससे कुछ अमाउंट रियलाइज हो जाता है, इस प्रकार की कोई रिकवरी हो जाती है, कोई मिसलीनियस इनकम हो जाती है, तो इसको हम लोग कहां पे अकाउंट फॉर करते हैं अपनी कॉस्ट शीट में, ये भी आपको पता है, सारी चीजें पता है। फ्रॉम द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अर्नब इस्पैट उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो नेचुरल सी बात है भाई, हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारी उसमें आ ही जाएगी, तो आपको खाली कॉस्ट शीट बनाना है। चलो जी, वैसे तो देखो मुझे होमवर्क में देना चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूं तो, बट फिर भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल आपको करा दूंगा, इससे हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कोई वर्किंग नोट नहीं चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली अपने मेन आंसर पे आना है हमको। चलो आओ जी, लिखो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्या दे रखा है, 31 मार्च 2021, राइट। क्योंकि इस सवाल में नंबर ऑफ यूनिट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाना, खाली एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना, ठीक है। और पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना और 2 रुपीस के कॉलम बना लेना। सर 2 रुपीस के क्यों? क्योंकि क्या है कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको थोड़ी सी इनर कॉलम में कुछ कैलकुलेशंस या एडिशंस मतलब दिखानी पड़ेगी, तो समझ जाओगे जब करोगे।
है ना, तो 2 कॉलम बना लेना। फाइनल कॉलम तो हमारा बाहर का ही है, एक हमारा इनर कॉलम टाइप हो जाएगा। ठीक है, चलो जी तैयार हो? ओके, आओ जी, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम लेते हैं। सबसे पहले उठा लेते ओपनिंग, ओपनिंग रॉ मटेरियल। तो देख लो बिल्कुल आखिरी में जाकर उसने दे रखा था ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस 18 लाख दे रखा है, 18 लाख। इसमें हम ऐड क्या करेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग ऐड करेंगे। तो परचेज में हमें सिर्फ जो उसने परचेज की वैल्यू दे रखी थी 10 करोड़ वही लेनी है, जीएसटी नहीं लेना। रीजन बता चुका हूं, नोट आपको अपने आप से डालना है। ठीक है, तो यहां पे नोट आप अपने आप डाल लेना, जैसे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में अभी आपको थोड़ी देर पहले डलवाया था, वैसे ही आप डाल देना नोट। ठीक है, अच्छा, परचेज में हमको फ्रेट इनवर्ड्स भी ऐड करना है, तो या तो आप परचेज कॉस्ट में यहीं पे ऐड करके दिखा दो, या फिर बाहर अलग से भी दिखा सकते हो, कैसे भी कर लो। तो क्योंकि फ्रेट इनवर्ड हमने बोला दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ मटीरियल, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू ऐड 11,20,600। ठीक है, फिर आपको क्या लेना है? क्लोजिंग लेना है, माइनस क्लोजिंग रॉ मटीरियल कितना है? 9,60,000। तो कितनी आ गया मेरा, कितना आंसर आ गया? 18 लाख प्लस 10 करोड़ प्लस 11,20,600 माइनस 960। दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 करोड़ 19,60,600। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्या लेना है हमको? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, इसको बाहर लिख लो, यहां मत लिखो, इसको हमने 2 कॉलम बना रखे हैं ना, तो इसको बाहर लिख लो। 10 करोड़ 19,60,600। ठीक, ओके। अब आ जाओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी देखो कई सारी चीजें हैं, तो अंदर से करके दिखा दो। एक तो हमने वेजेस पे किए टू फैक्ट्री वर्कर्स, कितने वेजेस पे करे? 29,20,000। इसके अलावा हमने कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई। ठीक है, नेचुरल सी बात है, किसका कंट्रीब्यूशन होगा? एम्प्लॉयर का। मैंने आपको बताया था ना, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो उसकी जेब से खर्चा होता है, एक तरह का उसकी जेब से कॉस्ट होती है बेसिकली। तो ये भी हम लोग लेबर कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो इसलिए हम इसको यहां पे ऐड कर देंगे 3,60,000। राइट, फिर आपका है एक प्रोडक्शन बोनस, प्रोडक्शन बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स। प्रोडक्शन बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स 2,90,000। राइट, और तो आई थिंक कुछ नहीं था। नहीं सर, और कुछ नहीं था। तो इसका जोड़ के देख लो कितना आ रहा है टोटल। तो 29,20,000 प्लस 6,50,000, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 35,70,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो गई। ठीक है, और क्या लेते हैं फिर इसमें हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन पढ़ते हुए ही मैंने सारे खर्चे आपको आइडेंटिफाई करवा दिए थे, अब मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं बस उठा उठा के, है ना, बट ध्यान से लिखेंगे। तो क्या क्या थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस? उठा लो, रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, खाली क्लरिकल वर्क है सवाल में और कुछ भी नहीं। वंस आपने चीजें आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आपका सिर्फ क्लरिकल वर्क है। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल कितना है? 4,62,000। फिर अमोटाइज्ड या अमोटाइजेशन ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, है ना,
और ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया, ब्रैकेट में दिखा देते हैं इसको यहीं पे। 8,96,000 का कॉस्ट है, लेकिन ये हम 2 साल में बांटेंगे, 2 साल में राइट ऑफ करेंगे, 2 साल में अमोटाइज करेंगे, तो एक्चुअली में मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,48,000। 4,48,000। ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर है जॉब चार्जेस। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। है ना, कुछ हमने एडिशनल जॉब वर्कर्स मंगवाए होंगे अपने लेबर के अलावा काम करने के लिए, तो ये उनका जॉब का खर्चा हो गया। ठीक है, और एक बार छांट लो। नहीं, और तो आई डोंट थिंक कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अब एक बार जोड़ लेते हैं इसको, कितना आ रहा है, 462 प्लस 448 प्लस 8,12,000, तो ये आ रहा है 18,94,600। इतने को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, तो इसने 1 करके बोला था इसको, तो मैं ऐसे ही 1 करके लिख देता हूं, प्राइम कॉस्ट मेरी आ गई। तो कितनी आ रही है सर प्राइम कॉस्ट, जोड़ लो, 3570 प्लस 10,19,600। तो प्राइम कॉस्ट आ रही है 1074,25,200, राइट। प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे, बाप रे, अब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इसमें तो बहुत सारे ओवरहेड्स आने वाले हैं भाई, बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं। तो बड़े आराम आराम से तसल्ली से लिखेंगे कि कुछ मिस ना हो जाए हमसे। तो वापस से सवाल में ऊपर आ जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले था स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते थे इसको हम लोग, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। तो ये कितना आ रहा है, कितना दे रखा है, 1,12,000, राइट। और क्या है, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000। इसके अलावा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है, 1,26,000। और फिर सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, ये भी है, सैलरी टू सुपरवाइजर्स कितनी है, 1,26,000। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 48,000। ठीक है, और क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, अच्छा तीनों भी इसी का है ना, वैसे तो एक साथ भी लिख सकते हैं बट कोई बात नहीं, अलग अलग लिख लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी है, और फैक्ट्री बिल्डिंग है 18,100, और रॉ मटेरियल एंड WIP है। तो सब कुछ यहीं पे आ जाएगा 36,000। तो ये हो गए मेरे सारे इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चे। क्वालिटी कंट्रोल चेक का जो खर्चा होता है वो अलग से ऐड करके दिखाते हैं, है ना, क्वालिटी कंट्रोल का जो भी कॉस्ट होता है और R&D का जो भी कॉस्ट होता है वो अलग से दिखाते हैं कॉस्ट शीट में। फिर एक है आपका एक्सपेंसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, $26,600। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क का जो कॉस्ट है वो अलग से ऐड करेंगे। चलो और आओ, फिर सैलरी पे आओ, सैलरी टू फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल, हमें किसका लेना, खाली प्रोडक्शन कंट्रोल का, 9,60,000।
फिर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट अलग से ऐड करेंगे और सैलरी टू जो फंक्शनल मैनेजर है ना, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट है ना, क्योंकि मैनेजर को दे रहे हैं ना, मैनेजर को पे कर रहे हैं हम लोग, तो ये आगे दिखाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि मैनेजर को पे कर रहे हैं, राइट। मैनेजर को हम कुछ भी पे करते हैं तो जनरली मानते हैं कि दैट इज मैनेजर। क्या होता है, मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन का पार्ट होता है ना। तो इसलिए मैनेजर को जो हम पे करते हैं उसको हम लोग जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में कैटेगराइज करके चलते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग अलग से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मेरे ख्याल से और तो सारे खर्चे हमने ले लिए, तो मैं एक बार सबको जोड़ देता हूं। 1,12,000 प्लस 84 प्लस 1,26,000 प्लस 1,26,000 प्लस 48 प्लस 31,200 प्लस 18,100 प्लस 36 प्लस 26,600, तो ये आ रहा है 6,07,900। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोलना सीखा हुआ है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, राइट। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं, आ जाओ जी। तो एक तो हम ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में हमने एक तो एक्सपेंस कुछ इनकर किया है फॉर क्वालिटी चेक या क्वालिटी कंट्रोल, जो भी बोल लो, क्वालिटी कंट्रोल चेक। एक हमने एक्सपेंस इनकर किया है 19,600 का। ओहो, ओपनिंग क्लोजिंग WIP तो रह ही गया ना, तो बाद में आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम लोग इसको लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग WIP भी तो दे रखा है, तो ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। तो कितना दे रखा है ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP दे रखा है 9,20,000। $6,07,900 ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट अभी निकाल लूंगा, तो 9,20,000 है और 8,70,000 आपका क्लोजिंग WIP है। तो इतना मेरा आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ जाता है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। एक बार जरा सब कुछ जोड़ लेते हैं ऊपर से। तो हमने प्राइम कॉस्ट निकाल दिया था 1074 25,200, इसमें हमें ऐड करना है 6,07,900, तो ये आ रहा है मेरा 10,80,33,100। ठीक है, इसमें नेट में अगर मैं 50,000 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 10,80,83,100। हाँ, अब ठीक है, ठीक। तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अब हम ऐड करेंगे अपना जो बाकी खर्चे हमारे। एक तो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में एक तो एक्सपेंस है फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपेंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल है 19,600। फिर एक है सैलरी टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, 96,200। टोटल मेरा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितना बैठ गया, ये आ गया 1,15,800, राइट। और क्या ऐड करते हैं इसमें हम लोग, R&D का कॉस्ट, R&D का कॉस्ट ऐड करते हैं। तो R&D का कॉस्ट में तो ये तो एक ही दे रखा है 18,200 का शायद, है ना, 18,200। ठीक है, और क्या ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन। इसमें दो चीजें दे रखी हैं आपकी, एक तो
जो मैंने ऊपर ले लिया था शायद। एक तो आ रहा है एक्सपेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैट रिवर, तो ये तो डायरेक्टली गिवन था सवाल में, डायरेक्टली गिवन है, बस बड़े बड़े नाम डाल रखे और कुछ नहीं। 1,18,600। और एक है सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, तो ये है 9,60,000, तो टोटल है 10,78,600। राइट। और क्या दे रखा है, एक प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दे रखा है, एक प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दे रखा है 96,000 का, ठीक। और नीचे बिल्कुल एंड में जाके ऐसी जगह दिया जहां आप मिस कर जाओ, क्या दिया उसने, सेल ऑफ स्क्रैप, है ना, सेल ऑफ स्क्रैप दिया था उसने, तो सेल ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट 86,000। चलो जी, और कुछ तो नहीं है, तो इतने पढ़ा आपको हम क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, नंबरिंग करते हुए चलेंगे। नंबरिंग में उसने क्या क्या मांगा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या नंबर था, 3rd नंबर था, तो ये 3rd नंबर हो गया। और ऊपर जो फैक्ट्री कॉस्ट निकाला था हमने, फैक्ट्री कॉस्ट ही मांगा था ना उसने, तो कहां गया फैक्ट्री कॉस्ट, ये रहा, ये हो गया 2nd नंबर, ठीक। चलो तो ऐड करते हुए चलते हैं। 1080 83 100 प्लस 115 800 प्लस 18 200 प्लस 1078 600 प्लस 10,000 नेट, तो ये आ गया 1093 05 700, ठीक। अब क्या ऐड करते हैं हम इसमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग है 11 लाख, क्लोजिंग है 8 लाख, सॉरी 18 लाख, 18 लाख, तो नेट में 7 लाख माइनस कर दो जो ऊपर की फिगर है, तो आंसर आ जाएगा, तो कितना 7 माइनस करके आ रहा है 10,86,000 5,700, तो यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो जी, यहां भी हो गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसने 4th नंबर पे मांगा था, तो ये मेरी 4th नंबर की चीज आ गई, ठीक है। अब तो लास्ट आपको बस कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकालना है, तो ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। चलो फटाफट से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो एक एक करके लेंगे। एक है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, बहुत सारे खर्चे यहां पे भी। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है 56,000। फिर क्या है, फिर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, जो यूज कर रहे हैं कौन, डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स का जो भी खर्चा होता है वो भी हम लोग इसी में लेते हैं, तो 19,600 ये आ गया। और क्या दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो नहीं लेना, क्वालिटी कंट्रोल नहीं लेना, R&D नहीं लेना, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं लेना, एडमिनिस्ट्रेशन जो फैक्ट्री वाला है ऊपर ले लिया, फंक्शनल मैनेजर
हाँ फंक्शनल मैनेजर में आ जाओ। सैलरी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर 9,18,000। इसके अलावा सैलरी टू जनरल मैनेजर 12,56,000 और फीस टू ऑडिटर्स, फीस टू ऑडिटर्स, तो ऑडिटर्स की कितनी फीस है 1,80,000। फिर फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है 2,20,000। अच्छा फीस पेड टू ऑडिटर्स 1,80,000 है, हाँ 2,20,000 है, बीच में एक 1,20,000 का वो रह गया लीगल एडवाइजर, तो वो भी लिख देते हैं फीस टू लीगल एडवाइजर 1,20,000। बस और तो नहीं है, बाप रे, ऐड कर लेते इतना। 1,20,000 प्लस 220 प्लस 180 प्लस 1,256 प्लस 9,18,000 प्लस 19,600 प्लस 56,000, तो टोटल कितना आ रहा है ये? टोटल आ रहा है 27,69,600। ठीक, चलो एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, आप चाहो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग को और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग कर सकते हो, नहीं तो एक साथ भी दिखा सकते हो। किताब वालों ने अलग अलग किया हुआ है, हम एक साथ दिखा देंगे, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, कैसे भी कर सकते हो। तो वापस से ऊपर आ जाओ, लास्ट पार्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स कितना था? 86,000। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस कितनी है? 18,000। फिर और है अगला 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 सैलरी टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, कितनी है? 10,12,000। ठीक है, फिर सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट ये भी तो है 1,12,000 और वेजेस टू एम्प्लॉइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये है 7,20,000। परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ, लास्ट है मेरे ख्याल से ये है 1,80,000। चलिए जी जोड़ लेते हैं सारी चीजों को, 86, 18, 10,12,000, 1,12,000, 7,20,000, 1,80,000, तो कितना आ रहा है ये? 22,28,000। ठीक, तो इतने ही से मेरा क्या आंसर आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एक बार जोड़ लेते कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है
प्लस 2769,600 प्लस 222,8,000 to 18. क्या गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड चेक कर लेता हूं। इसका शायद ऐड करने में गड़बड़ हो गई है। 86, 18, 10,12,000, 1,12,000, 720, 1,80,000। ओह यार है 21,28,000। 2769,600 प्लस 1086,05700। अब आ गया सही। 11,35,03,300। ठीक है, 11 करोड़ सॉरी 35,03,300। तो ये क्या थी, फिफ्थ रिक्वायरमेंट थी शायद। हाँ फिफ्थ रिक्वायरमेंट थी, तो ये होगी मेरी फिफ्थ रिक्वायरमेंट। राइट, चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे से जान इसने ले ली इस सवाल ने, है ना, बढ़िया। बट अकेला सवाल है जो आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन करवा देगा, है ना। फॉर्मेट में कौन सी चीज कहां आती है, कौन सी चीज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, सब कुछ यहां आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी एक नोट जरूर डाल लेना भाई, नोट जरूर डाल लेना कि हमने जीएसटी वाला जो नोट है कि जीएसटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन कॉस्ट, मतलब ऐसे करके डाल देना इंग्लिश बना के, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में जैसे मैंने लिखवाया वैसे करके नोट जरूर डाल देना अपने आप से, ठीक है। चलो जी।